चुनौतियां जितनी जटिल होती हैं, कामयाबी उतनी ही सुनहरी। ये शो जनता के लिए है, जनता का है और जनता की आवाज है। पब्लिक इंटरेस्ट में टाइम शुरू हो चुका है। आपका नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। ग्लैमर की दुनिया किसे अच्छी नहीं लगती? अमीरी और शोहरत की चाहत कौन नहीं रखता? एक गरीब मैकेनिक का बेटा फरेब से रईस बना, बैंकों से फ्रॉड किया, कई नेताओं को चूना लगाया, अफसर बनकर एजेंसियों से करोड़ों रुपए कमाए, 69 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां खरीदी, मलयालम फिल्मों की हीरोइन से शादी की। आज एक्सक्लूसिव में महाठग के मायालोक पर जो खुलासा हम करने वाले हैं, उसे बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां जरूर देख रही होंगी। वैसे खेल तो चीन में भी हो गया है, महामारी वाला। कोरोना के बाद अब वहां पर बच्चों में बीमारी फैली है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं? देश का हेल्थ सिस्टम कितना चौकन्ना है? कॉलिंग कार्ड में देश के कई राज्यों से हमने पड़ताल करनी है आज। याद है ना आपको, अवैध खनन को लेकर हमारी मुहिम बिहार, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में पहुंच गई है। आज वहां की रिपोर्ट आपको दिखानी है। मुंबई के पास ही रेत माफिया सक्रिय है। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद राज्य सरकार को हजारों करोड़ की चोट पहुंचा रहे हैं माफिया से जुड़े लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सिग्नेचर स्टोरी में इलीगल माइनिंग का एक और सेंटर दिखाना है आज आपको। जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को हम भूलने नहीं देंगे। अवैध खनन पर हमारी देशव्यापी मुहिम की गूंज आज पंजाब की विधानसभा में भी सुनाई दी। ईडी की अटैच जमीन पर अवैध खनन को लेकर मान सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सियासत क्यों गरमाई और बात नेताजी के नार्को टेस्ट पर क्यों आई, इसकी पॉलिटिकल पिक्चर दिखाएंगे। तेलंगाना में कल 119 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कल शाम सबसे सटीक एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर आप जरूर देखिएगा, कतई भूलना नहीं है। लेकिन यह वक्त रैपिड राउंड का है। देश दुनिया की क्या अपडेटेड खबरें हैं, पहले वो देख लीजिए। तेलंगाना की 119 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच टफ फाइट बताई जा रही है। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने सीटों को लेकर बड़ा दावा किया। 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खिलेगा। लगभग हम लोग 50 सीट तक टफ दे सकते हैं और 40 सीट तक हम जीत सकते हैं। हैदराबाद के जुबली हिल से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अजरुद्दीन को भी कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ने की उम्मीद है। कोशिश पूरी है हमारी, हमने तो पूरी कोशिश की। अच्छा टर्नआउट होगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बीते 50 साल से ओवैसी परिवार के गढ़ हैदराबाद पर इस बार बीजेपी का विशेष फोकस रहा। अपने गढ़ को बचाने के लिए ओवैसी बंधु भी मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में 8 में से 7 सीटें ओवैसी ब्रदर्स ने जीती थी। 17 दिन बाद सुरंग से निकाले गए श्रमवीरों को मेडिकल जांच के लिए ऋषिकेश एम्स चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। एम्स में डॉक्टर्स ने सभी मजदूरों की जांच की। सीएम धामी ने चिन्यालीस और अस्पताल पहुंचकर मजदूरों का हाल जाना और मजदूरों को 1-1 लाख का चेक भी दिया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से एक कलाकृति बनाकर बचाव में जुटी टीम को बधाई दी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी के मार्गदर्शन की तारीफ। जब मुखिया परिवार का मार्गदर्शन ठीक करता है, परिवार ठीक चलता है। 41 मजदूर तो टनल से बाहर आ गए, लेकिन पूरा देश इन मजदूरों को बाहर निकालने वाले हीरोज की चर्चा कर रहा है। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने वाले एक्सपर्ट्स में आर्नोल्ड की बड़ी भूमिका रही, तो राइट माइनर्स की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी खुशियां मनाई। देश राइट माइनर्स को हीरो कह रहा है और उनके हौसलों की तारीफ भी कर रहा है। हमने कंपनी को बोला था, सर आप हमें मौका दे और हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम इसको काम को आपको करके दिखाएंगे। दिक्कत तो हमें पत्थर काटने में भी आई और ये सरिये वगैरह जो भी आए, गाटर, चैनर वगैरह, पाइप वगैरह भी आए, इन्हें भी काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। पर लेकिन दिक्कत तो ये सारी ख़त्म करके उन लड़कों को निकालना था। जम्मू कश्मीर की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों को देश विरोधी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार करने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। छात्रों पर भारत की वर्ल्ड कप फाइनल में हार पर जश्न मनाने का आरोप है। अगर किसी लड़के ने, किसी स्टूडेंट ने गुस्ताखी की है, ये बहुत गलत है। उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया जो बिल्कुल नाजायज है। स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच राजस्थान की श्री श्री महर्षि संदीपन राम धाम गौशाला द्वारा जोधपुर से रामलला की आरती के लिए 600 किलो घी भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि जोधपुर से 600 किलो घी को 5 बैलों वाले रथों में 108 कलश में भरकर भेजा जा रहा है। ये रथ 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंच जाएगा।
यूपी के गाजियाबाद में मेरठ नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा की प्रतिबंधित दवाई जब्त की है। मुखबिर की सूचना के बाद यूपी बॉर्डर पर जाल बिछाकर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो प्रतिबंधित दवाई है उस दवाई की खेप को पकड़ा गया है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी में यहाँ से उस खेप को, बड़ी खेप को ले जाया जा रहा था। ये पहले बिहार जाती और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में उसे ले जाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि 15,000 सिरप की इन बोतलों को नशीले पदार्थ में इस्तेमाल किया जाना था। इसमें 3 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही वाहन भी बरामद हुआ है जिसमें लोग इनको छुपाकर ले जा रहे थे। इसकी कुल मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने आज विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया तो पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस बस में भरकर ले गई। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल यूपी विधान भवन में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान यहाँ पर किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रैली, जनसभाएं करना प्रतिबंधित है। हरियाणा के रेवाड़ी में मामा ने भांजी का भात दिया तो लोग देखते रह गए। भात में मामा ने 1-2 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 1,11,000 कैश दिया। विधवा बहन के घर भाई ने नोटों की गड्डियों का ढेर लगा दिया। अब भात में दिए गए कैश का वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल युवक के जीजा की मौत 6 साल पहले हो गई थी। जीजा की मौत के बाद भाई ने बहन की जिम्मेदारी उठाते हुए न केवल रेवाड़ी में घर बनाकर दिया बल्कि उनके बच्चों की शादी में भी भरपूर सहयोग किया। अब बात चीन में फैली महामारी की कर लेते हैं, जिसने हिंदुस्तान की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि फेफड़े की बीमारी का वायरस कोरोना से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है और शिकार बच्चे बन रहे हैं इसका। चीन में रोजाना 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। मसला बेहद गंभीर है। 24 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी, सबको सतर्क रहने के लिए कहा था, आगाह किया था। अब देश के 6 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों को कमर कसकर यानी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। चीन में फैली महामारी पर हमारी कितनी है तैयारी? पब्लिक इंटरेस्ट में हमने देश के कई राज्यों में जाकर इसकी पड़ताल की। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 1, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है। राजस्थान का आम आदमी यहीं इलाज कराने आता है। चीन में फैली नई बीमारी को मात देने के लिए यहां कैसी तैयारियां हैं, इन तस्वीरों से आपको समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, आगे आगे डॉक्टरों की टीम है और बीच में अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट अचल शर्मा है। सुपरिंटेंडेंट साहब एक्शन मोड में हैं, लेकिन तैयारियां कैसी हैं? ये एक वार्ड है जो खासतौर पर इस बीमारी से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। यहाँ पर बच्चों को लाया जाएगा क्योंकि इस वायरस का सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन का अपना प्लांट भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन उत्पादन के बाद मरीजों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सकेगा। महामारी फैली तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर में सवाई मानसिंह का हेल्थ सिस्टम बिगड़ा था और मरीजों को बेड तक नहीं मिला था, जबकि सवाई मानसिंह 6,251 बेड का अस्पताल है। इसमें 43 वार्ड, 1,500 डॉक्टर और 4,000 नर्सिंग स्टाफ है। रोजाना ओपीडी में 10,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल का मैनेजमेंट फेफड़ों की नई बीमारी से लड़ने के लिए क्या कर रहा है, ये अस्पताल सुपरिंटेंडेंट से ही सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें अलग से सेपरेट एक वार्ड्स अलग से चिन्हित रखें जिसमें इस तरह के पेशेंट को अलग किया जाए। उनके लिए एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास पूरी रहे। उनके लिए जांच के लिए अलग से सेपरेट केंद्र हों। उनके पास हमारे पास मैन पावर, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की वो अवेलेबल रहे तो, और आईसीयू अवेलेबल रहे। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर वो हमारे पास। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 2, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। ये मायानगरी मुंबई का जे अस्पताल है। अमीरों के लिए मुंबई में कई अस्पताल हैं, लेकिन गरीब का बच्चा बीमार पड़ता है तो मुफ्त में इलाज इसी अस्पताल में होगा।
हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड प्रिपेयर्ड है। फिर अगर ज़्यादा मायने में पेशेंट आते हैं तो हमारे जे ग्रुप के 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स है, जीटी, सेंट जॉर्ज और कामा, वहाँ पर भी हमने वैसे अरेंजमेंट करके रखे जैसे कोविड के वक्त किए थे। जे अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के दावों की पड़ताल भी जरूरी थी, क्योंकि मसला गरीब की सेहत से जुड़ा है। फिलहाल जो हालत है काफ़ी सामान्य है और इसी तरह बरकरार रहे, इस कारण से जो सरकारी अस्पताल हैं, जैसे कि मुंबई का जे अस्पताल है और देश भर के जो अन्य सरकारी अस्पताल है, सभी सज्ज हैं, सभी तैयार हैं। उनका ये मानना है कि कोरोना काल के दौरान जो नियमों का पालन किया गया था उसे बरकरार रखना है। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 3, गुजरात का अहमदाबाद शहर। ये अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में 1200 बेड हैं। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। 20,000 लीटर के 2 बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंक जो कोरोना काल में यहाँ लगाए गए, मेंटेन कब हुए और अब आगे ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, क्या इसकी तैयारियां हैं? प्लान्ड सब हो रहा है सरकार की तरफ से, आरोग्य विभाग की तरफ से। सिविल हॉस्पिटल की बात करूंगा तो ऑक्सीजन की कोई कमी होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपके बच्चे को सर्दी, बुखार, ताव या कोई वीकनेस लगे या उसको सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत ऐसा, तो इमीडिएटली डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए। चीन के लियाओनिंग प्रांत से लेकर बीजिंग तक सारे अस्पताल बच्चों से भरे पड़े हैं। हालात गंभीर हैं। महामारी ने चीन के फेफड़े फुला दिए। 7,000 मामले रोज आ रहे हैं। ज्यादातर अस्पतालों के बेड फुल हैं। डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट के लिए लंबी वेटिंग है। महामारी ने चीन के सभी स्कूल बंद करा दिए हैं। गुजरात के और शहरों का क्या हाल है, इसकी पड़ताल भी हमने की है। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 4, गुजरात का सूरत। यह सूरत का न्यू सिविल अस्पताल है। यहाँ फोकस ऑक्सीजन प्लांट पर है। अगर हालात बिगड़े तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी? ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्लांट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और जितने बेड है सब बेड पे हमने जाके पॉइंट वाइज जाके हमने ऑक्सीजन सप्लाई चालू है नहीं चालू है, जो बंद वार्ड है उसमें भी हमने चेक करके लाइन एकदम क्लियर अपडेट कर दी है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है उसका यहाँ पर रियलिटी चेक हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो नई सिविल अस्पताल की ओर से की गई है। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 5, दिल्ली का गंगाराम अस्पताल। राजधानी दिल्ली का गंगाराम अस्पताल देश भर से यहाँ मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। जब कोरोना फैला था तब दिल्ली में 26,668 लोगों की जान गई थी। इस बार संक्रमण से लड़ने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है? बच्चों में क्या होता है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, वो लड़ाई करने में सक्षम होते हैं, उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। जो इन्फेंट्स हैं लेस देन 1 ईयर, अगर मान लीजिए घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है, हमें इस एज ग्रुप को थोड़ा दूर रखना चाहिए, यही कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यूपी जैसे बड़े सूबे में है, जहां ज्यादा आबादी बड़ी चुनौती बन सकती है। तो नए चैलेंज के लिए यूपी कितना तैयार है? किसी भी बीमारी से निपटने के लिए हमारी इमरजेंसी में पूरी तैयारी रहती है। आगे इसके डिटेल में जब जैसा इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से जाहिर होंगे, हम लोग उसका पालन करके सारी व्यवस्थाएं पूरी रखेंगे। देश में अभी तक नई बीमारी का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे कोई आए भी ना। इसीलिए तैयार रहना है, क्योंकि हालातों की जंग बातों से नहीं जीती जाती। पुराने अनुभवों से सीखने की जरूरत होती है। सतर्कता और मुकम्मल तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना से हमारे देश में भी बड़ा नुकसान हुआ था। भारत में 5,33,000 लोगों की मौत हुई थी कोरोना के दौरान और दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों ने इस महामारी में जान गंवाई थी। भारत को 30 लाख करोड़ से ज्यादा का आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ था। चीन में फैली बीमारी महामारी ना बन जाए, देश में इसकी रोकथाम के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी के साथ साथ 6 कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। अस्पताल जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक्स का एक्स्ट्रा स्टॉक रखें। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की किसी भी सूरत में कमी ना हो। ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर्स सही तरह से काम करते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, उसका स्टॉक रहे।
पीपीई किट और टेस्टिंग किट हरदम उपलब्ध रहे। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल रूम का जो प्रोटोकॉल है उसकी रोजाना समीक्षा होनी चाहिए, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए उसमें। कहते हैं सावधानी में ही सुरक्षा है। चीन की बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO ने जो निर्देश दिए हैं उन्हें मानना है, क्योंकि आपकी जागरूकता सिर्फ आपकी ही नहीं दूसरों की जान भी बचा सकती है। सरकारों को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। विदेशों में आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार यही चूक हो गई थी और खामियाजा पूरे देश ने भुगता था। खामियाजा तो हमारा देश इलीगल माइनिंग के कारण भी भुगत रहा है। हर साल लाखों करोड़ों के राजस्व का नुकसान तो होता ही है। बिहार, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, सब जगहों पर एबीपी न्यूज ने पड़ताल अपनी की, अवैध खनन दिखाया। महाराष्ट्र में भी आज अवैध खनन की पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मुंबई के पास वाले जिले में ही रेत माफिया खुलेआम अपने धंधे में लगा था, अवैध खनन चल रहा था। वो भी तब जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। मुंबई से सटे पालघर और ठाणे जिले को बांटती ये है घोड़बंदर भायंदर खाड़ी। पानी शांत है, लेकिन अवैध खनन की वजह से गांव के लोग बेचैन। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मिट्टी को हाथों से निकालकर घर चलाते थे, 50 परिवारों वाले गांव का जीवन चलता था, वहां रेत माफिया ने सब छीन लिया। जहाँ से आमदनी होगी नहीं तो लोग यहाँ बेरोजगार बैठ के कितने दिन रहेंगे। लोगों को रोजगार मिले, पेट सबका भरे, ये हिसाब से लोग सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। जो बेचारे लोग बाप जमाने से धंधा करते आ रहे हैं, फिर आगे चल के बेचारे लोग वो क्या करेंगे, फिर ये गांव चलेगा कैसे, इनके घर कैसे चलेंगे। और एक पड़ाव के वजह से 50 घर चलता है, तो 50 घर का सोचो आप, कैलकुलेशन करो कि 50 घर का नुकसान हो रहा है एक पड़ाव से। रेत के बड़े बड़े पहाड़, खाड़ी में रेत निकालने के लिए दिन रात काम कर रही बड़ी बड़ी मशीनें, रेत किनारे तक लाने के लिए बड़ी बड़ी बोट्स। एबीपी न्यूज के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। हमारे रिपोर्टर राजेश त्रिपाठी को सब कुछ दिखा, शायद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को नहीं। इस वक्त मैं खड़ा हूं मुंबई अहमदाबाद ब्रिज पे। ये फाउंटेन का इलाका है और ये भायंदर खाड़ी है। लेकिन आपको एक दूर में तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से वहां पर मशीनें चल रही हैं और रेत निकाली जा रही है। तस्वीरें देखिए कि मशीन काम कर रही है और वहां पर किस तरह से वो इस खाड़ी के अंदर जाती है और वहां से रेत निकालती है और उसको बाहर करती है। अवैध खनन को लेकर गांव वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं। थाने और पालघर जिले में अर्जियां लगा दी, मगर सुनवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। अगर परमिशन लेकर थोड़ा बहुत रेत निकालते भी हैं तो पैसे कहां से मिलेंगे, इसकी अलग टेंशन है, क्योंकि मसला 2 जिलों की बाउंड्री में फंस जाता है। प्रशासन की गलतियां देखिए कि जगह एक है और कानून 2 है। अगर हमें एक उत्खनन करना है तो 2 जगह रॉयल्टी मांगनी पड़ रही है। वहाँ से लेके फिर वो ठाणे जिले में जमा करो, ठाणा जिले से फिर इशू होएगी। तो ये जो कानून का जो चक्र है, जो नियम का चक्र बना है, इसके अंदर ऐसा नियम बना है कि आम छोटा व्यापारी इसमें व्यापारी नहीं कर सकता। कई संगठन इसके हक की लड़ाई लड़ भी रहे हैं, लेकिन जब से माइनिंग पॉलिसी बदली, टेंडर सिस्टम लागू हुआ, तब से दुख तकलीफ बढ़ गई। बहुत नुकसान हो रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फिश हैं, फिश स्पॉनिंग साइट्स हैं, सब कुछ अफेक्ट होता है। तो नॉट ओनली पर्यावरण, हमारी खेती, हमारा पानी, हमारा सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो काफ़ी नहीं है और उसका कुछ टाइमलाइन होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होके कोर्ट को रिपोर्ट होना चाहिए। अब मुंबई में रेत का भाव जान लीजिए। एक ब्रास का मतलब 100 घन फीट, जिसकी कीमत है करीब 4000 रुपए। एक छोटे ट्रक में 3 ब्रास रेत यानी करीब 12,000 रुपए का रेत आता है। बड़े ट्रक में 6 ब्रास रेत यानी करीब 24,000 का रेत भरा जाता है। अगर परमिशन से एक ट्रक बालू ज्यादा निकलता है तो 24,000 का फायदा, और अगर 100 बड़े ट्रक अवैध बालू निकाल ले तो 24 लाख का फायदा होता है। मगर प्रशासन कहता है
कार्रवाई करते हैं साहब। घोड़बंदर की जो खाड़ी है वहाँ पे इस तरीके से अगर कोई इलीगल एक्सकेवेशन या ट्रांसपोर्टेशन की हम लोगों को अगर जानकारी मिलती है, उसमें जैसे हम लोगों को जानकारी मिलती है, हम लोग हमारा पथक या हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है। जो भी व्हीकल्स है उनको पकड़ के उनको तहसील ऑफिस में जमा किया जाता है। गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उनके ऊपर जो फाइन होता है उनसे वो वसूल किया जाता है। रेत माफिया अवैध खनन में बिजी है और प्रशासन जुर्माना वसूलने के हिसाब किताब में, लेकिन गांव वालों की सुध किसी को नहीं। सड़कों पर बेरोक टोक बड़े बड़े ट्रक रेत लेकर निकलते हैं, मुंबई समेत दूसरे शहरों में जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं और इन्हीं में कहीं गरीब आदमी का रोजगार खो जाता है। दूसरे बड़े राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में भी माइनिंग राजस्व का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन अवैध खनन यहां भी धड़ल्ले से होता है। महाराष्ट्र की 17 छोटी बड़ी नदियों में रेत का खनन हो रहा है। पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा और सांगली जैसे इलाके इलीगल माइनिंग के लिए हॉटस्पॉट हैं। अगर सिस्टम से चलें तो महाराष्ट्र में खनन का कारोबार 16,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, मगर सरकार को सालाना 3,600 यानी 3,600 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि खनन होता है। साल 2019-20 में 2,300 करोड़ रुपए ही मिल पाए, 3,600 भी नहीं मिले। तो इसकी वजह क्या रहती है? कुछ आदेश रहते हैं अदालतों के और बाकी अवैध खनन माफिया। पिछले 7 साल से महाराष्ट्र के तटीय इलाके जैसे ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रेत खनन पर रोक लगी हुई थी। 172 स्पॉट पर सिर्फ मैनुअल माइनिंग यानी हाथ से खनन करने की इजाजत थी, मगर कानून बदला और पॉलिसी भी बदल गई। अब ई टेंडरिंग शुरू हुई है। बड़ी कंपनियों ने माइनिंग का ठेका लिया है और नदी किनारे रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के पास खुद माइनिंग विभाग है, यानी वो उसका प्रभार खुद उनके पास है, मुख्यमंत्री के पास। हमारे रिपोर्टर्स ने इस पूरे मसले पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बात की और सीएम का रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो रिएक्शन आया नहीं। जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को हम भूलने नहीं देते हैं, ये हमारा आपसे वादा भी है। अवैध खनन पर हमारी देशव्यापी मुहिम की गूंज पंजाब विधानसभा में भी सुनाई दी। दूसरे दिन भी सदन में खूब हंगामा हुआ। ईडी की अटैच जमीन पर अवैध खनन को लेकर मान सरकार से सवाल पूछे रहा है विपक्ष और कह रहा है कि आखिर ये हो कैसे रहा था। कांग्रेस एमएलए प्रगट सिंह ने सदन में इलीगल माइनिंग का मुद्दा उठाया, सियासत गरमाई और जब बात मान सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस पर आई तो नेताजी ने खुद नार्को टेस्ट करवाने का खुला चैलेंज किया। हम क्या कह रहे हैं, एक कमेटी, विधानसभा की कमेटी बना दो जो वहां विजिट करके भाई आपको रिपोर्ट दे दे, उसके ऊपर एक्शन कर लेना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी किसी मुद्दे पे भी ये खड़े नहीं होना चाहते। ये तो बहुत कुछ कहते हैं, ये एक्चुअली इनकी जो ट्रेनिंग है वो केजरीवाल से है, भगवंत मान से है। ये सारा कुछ वही करते हैं जो इनके बिल्कुल जो ये उल्टा करते हैं जो कहते हैं। एबीपी ने स्टोरी की, उसके ऊपर बहुत हमें भी खुशी, हमने एक्शन लिया और उस आदमी का अरेस्ट हुआ और वो पता लगा कि वो अकाली दल का ही कोई लीडर निकला। मैं आपको बता दूं जी, ये कहना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आज कल लोग कसम पर यकीन नहीं करते। तो मैं ये कहता हूँ आई एम रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है, नाको, पॉलीग्राफ। मैं अपने हल्के में और डिस्पाइट बीइंग इट्स अ टोटल माइनिंग बेल्ट कभी भी, और माइनिंग मिनिस्टर भी रहा हूँ, अब तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर, माइनिंग मिनिस्टर भी रहा हूँ, आई हैव नेवर इंटरफियर्ड। मैं एक पहला माइनिंग मिनिस्टर था जिसके खिलाफ क्रशर्स ने धरना दिया। इस हमाम में सब नंगे हैं। वैसे मान सरकार दावा ये करती है कि पंजाब में अवैध खनन खत्म हो चुका है, लेकिन होशियारपुर जिले के मुकेरिया में ये अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। वहां इलीगल माइनिंग हो रही है। पंडौरी गांव में इस गोरख धंधे का नया अड्डा बन गया है। यहां रेत माफिया ने किसानों की 35 एकड़ जमीन खोद डाली है। खेती योग्य जमीन पर 50-50 फीट गड्ढे हो गए हैं। शासन की इस गड़बड़ी को दुरुस्त करना होगा, करना जरूरी है।
ये खबर भी आपके बड़े काम की है। अगर आप जीमेल के यूजर्स हैं और 2 साल से आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो जल्दी अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अकाउंट को गूगल बंद करने जा रहा है। आप कैसे अपने पर्सनल और बिजनेस ईमेल अकाउंट को डिलीट होने से बचा सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप, हर किसी का जीमेल अकाउंट होता है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। सारे के सारे दफ्तरी काम इसी से घर बैठे हो जाते हैं। चाहे बैंकिंग हो, शॉपिंग हो, जॉब्स की जरूरी जानकारी हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो, हर जानकारी ईमेल पर जरूर आती है। सोचिए अगर ईमेल अकाउंट बंद हो जाए तो इससे बड़ी परेशानी और क्या होगी। इसलिए जीमेल्स के वो यूजर्स जरा गौर से इस खबर को देखें जिन्होंने 2 साल से अपने ईमेल को लॉगिन नहीं किया है। जल्दी कीजिए, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 1 दिसंबर को गूगल ऐसे ही सभी अकाउंट्स को डिलीट कर देगा जो 2 साल से इनएक्टिव हैं। दुनिया में 2 अरब से ज्यादा जीमेल के यूजर्स हैं। करीब 30 लाख अकाउंट्स 2 साल से इनएक्टिव हैं। कंपनी ऐसे यूजर्स को नोटिफिकेशन देगी। नोटिफिकेशन रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ ईमेल पर आएगा, इसीलिए आपने 1 दिसंबर से पहले अपने अकाउंट को अपडेट कर लेना है। ये तो हुई आपके ईमेल की बात। अब फटाफट आपके कमेंट्स देख लेते हैं कि क्या आपने भेजा है। मजदूरों की कल कवरेज हमने लाइव दिखाई थी एबीपी न्यूज़ पर, उसको लेकर क्या लिखते हैं ये मंडल साहब, क्या लिखते हैं, वेरी गुड न्यूज़, ये तो सभी के लिए अच्छी थी। आगे क्या दिखाइए, आस्तिक क्या लिखते हैं, बाबा बकुलनाथ जी की जय, इन्होंने भी उसी पर लिखा है। कमेंट्स सारे आज जितने भी आए हैं वो ले देकर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने को लेकर भी हैं। बड़ी अच्छी खबर थी। हमारी खबरें भी लगता है आपको अच्छी लग रही होंगी। मेरे जाने का वक्त हो गया है। 10 बजे आज एक स्पेशल खबर आपके लिए आ रही है एबीपी न्यूज़ पर, देखना नहीं भूलना। मैं जा रहा हूं, लेकिन खबरों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कल आपसे मुलाकात होगी, कब? रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। ये आपका शो है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।